दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ही वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अब हम बहुत सारे उदाहरणों पर अभ्यास करेंगे। कुछ बहुत आसान होंगे, कुछ थोड़े मुश्किल होंगे। आइए इससे शुरू करें। 5x बराबर है -50। 50 पाने के लिए 5 को किससे गुणा करना होगा, है ना? हमें मिलता है x बराबर है -50 को 5 से विभाजित। तो हमें कितना विभाजित करना है? सबसे पहले हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या है ना? ये जरूरी है। 50 को 5 से विभाजित करने पर -10 होगा। अगला उदाहरण, ये मेरे लिए बहुत सुंदर समीकरण नहीं है। x बराबर है 13 को 52 से विभाजित। क्या इसे किसी तरह सरल किया जा सकता है? 13 को 2 से गुणा करें, कितना होगा? 26। 26 को 52 से गुणा करें, यानी 52 में 4 बार 13 समाया हुआ है। तो हम अंश और हर को 13 से विभाजित करते हैं और हमें 1/4 मिलता है ना? या 0.25 यदि आप दशमलव पसंद करते हैं। यहां हमारे पास 1.5 है ना? -1.5 x9 है। x 9 के बराबर है। 9 को -1.5 से विभाजित करें। तो सबसे पहले हमारा जवाब क्या होगा? नकारात्मक। यह 100% है। अगर आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं और चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है। लेकिन यहां उदाहरण के लिए 9 में कितने 3 हैं? इसमें 3 है ना? और एक 3 में कितने 1.5 हैं? वह कितना है? 2। हाँ, तो 2 गुना 3 6 होता है ना? -6। 58 x 0 के बराबर है। 0 पाने के लिए 58 को किससे गुणा करें? खैर, स्पष्ट है, केवल 0 से। x 0 के बराबर है। यह बहुत ही सरल उदाहरण है। 9x 3 के बराबर है। x 3 को 9 से विभाजित करने के बराबर है। इस मामले में अंश और हर को संक्षिप्त किया जा सकता है ना? इस तरह 3 से विभाजित करें। यहां 3 को 3 से विभाजित करें, 1 होगा। 9 को 3 से विभाजित करें, 3 होगा। 1/3। तो ठीक है। अब यहां मैं इसे यहां लिखता हूं। 3x - 30 के बराबर होता है। x - 30 को 3 से विभाजित। पहले हमारे पास ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि माइनस बाय प्लस हमेशा माइनस देता है। -10 है ना? 30 को 3 से विभाजित करने पर 10 होंगे। -10 जवाब ये इसके लिए है। तो अब x का 2/3 9 के बराबर है। तो हमें यहां क्या मिलता है? x 9 को 2/3 से विभाजित किया जाता है। हमारे पास कितना बहुमंजिला अंश है? बदसूरत है ना? आइए ये करें। पहले 9 पहले 9 के समान है, जिसे 2/3 से विभाजित किया जाता है। जब हम विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहां हमारे पास साधारण अंश है। दूसरे अंश में हमें क्या करना चाहिए? पलट दें। पहले 9, बस इतना ही, और इसे पलटते हैं। 2/3 के बजाय हमें 3 दूसरा मिलता है। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, ये कितना होगा? 27। 2 से विभाजित करें, 1 को 2 से गुणा करें। ठीक है, अच्छा 27। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे दशमलव में बदल सकता हूं। खैर, चलिए पहले सामान्य तरीके से शुरू करते हैं। हम पूर्णांक भाग को अलग करेंगे क्योंकि हमारा अंश हर से बड़ा है। मान लीजिए यहां हमारे पास कितना पूर्णांक भाग है? 26 है ना? 26 को 2 से विभाजित करें, कितना होगा? 13। एक दूसरा, हाँ, या 13.5 रहता है। धनात्मक, हाँ, एक धनात्मक संख्या। और अब यहां 1/6 गुणा x बराबर 1/3। तो दिलचस्प, आज हम कई गणितीय क्रियाएं अभ्यास कर रहे हैं। आप अभी भी इसे ऐसे याद रखते हैं, है ना? x 1/3 1/6 से विभाजित। मैं इसे सीधे लिखता हूं ताकि यह जटिल भिन्न न बने। हाँ, तो x। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरे भिन्न को उलट देंगे, है ना? यानी हम एक लंबी रेखा खींचते हैं। 1/3 वैसे ही रहता है 1।
गुणन चिन्ह 6 हर अंश में जाता है, अंश हर में जाता है, तो ये 6 तिहाई निकला है ना। 1 को 6 से गुणा करें, 3 को 1 से गुणा करें, 6 तिहाई क्या होगा? 2। सकारात्मक सकारात्मक। आइए एकल चर वाले रैखिक समीकरणों का और अभ्यास करें। तो एक दिलचस्प उदाहरण, हमें यहाँ एक तरफ x और दूसरी तरफ संख्या रखनी होगी, है ना। आइए इसे आजमाते हैं। मान लें इस भाग में 48 रखें, यहाँ ऋणात्मक संख्या है, इसे यहाँ लाएं, ये सकारात्मक हो जाएगा, है ना। 3x, 48 3x है, x बराबर है, यानी हमें 48 को 3 से विभाजित करना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ऐसे करें, मान लें 3 गुणा 10 है तो कितना होगा? 30, है ना। 30, 48 माइनस 30 18 है, हमारे पास अभी भी 18 बचे हैं। हमारा नंबर क्या है? 18 को 3 से विभाजित करें, कितना होगा? 6, है ना। नतीजतन ये 16 निकला। अगले उदाहरण में मुझे लगता है कि हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, तो चलिए इसे यहां करते हैं। हमारे पास -0.7x है ना। 0.7x 65 -2 के बराबर है ना। 65 माइनस 2 हमारे पास कितना होगा? 63। 0 पूर्णांक -0.7x 63 के बराबर है। x 63 है -0.7 से विभाजित। निश्चित रूप से हमारे पास एक नकारात्मक परिणाम होगा। 63 को 0.7 90 से विभाजित किया जाता है, -90। ये हमारा समीकरण होगा, है ना। अब अगली बात, -x 47 -4 है, यानी हम 4 को दूसरी तरफ ले गए, है ना। ये अंधेरे की ओर चला गया, इसलिए हमारे चिन्ह बदल गए। -x 47 -4 है, वह कितना होगा? 43। मजेदार बात है कि हमें कुछ भी गणना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने -x पा लिया। उदाहरण के लिए, अगर हम दोनों भागों को एक तरफ और दूसरी तरफ समान रूप से विभाजित या गुणा करें तो आपको क्या पसंद है? आइए विभाजित करें, क्योंकि बोर्ड पर इस तरह लिखना आसान है। -1 से विभाजित करें और यहां -1 होगा, है ना। हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। यहां हमें सकारात्मक x मिला, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस देता है, और यहां हमें नकारात्मक -43 मिला। यही जवाब है। अगर आप यह नियम नहीं जानते तो मैं इस वीडियो के विवरण में एक लिंक जरूर छोड़ूंगा। अगले उदाहरण में हमारे पास यहाँ 4 पद हैं, है ना, और हम सभी x को एक तरफ और सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। आपको यह विचार कैसा लगा? 0 8, यह 0 हो जाता है, तो मैं इसे इस तरह विभाजित करूंगा, 0 8 x प्लस। हाँ, क्योंकि माइनस को यहां लाने पर वह प्लस बन जाता है, एक छठा x 14 के बराबर है ना। लेकिन जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये -14 माइनस +2 हो जाता है, क्योंकि इस तरफ 2 था। तो हमें क्या मिलता है, मैं नीचे लिखूंगा ताकि बाद में मिटा सकूं, ठीक है। 0 8 + 1 छठा कितना होता है? 2.4 x बराबर होता है, और यहां -14 +2 यानी -12 x बराबर। पहले -12 को 2.4 से विभाजित करें। सबसे पहले हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या होगी, एक ऋणात्मक संख्या। बहुत अच्छा, 5 होगा। मैं इस उदाहरण को हल करने के लिए मिटाऊंगा। यहां हमें क्या मिलता है? दिलचस्प उदाहरण है, थोड़ा अजीब सा। फिर से यहां कुछ शून्य है। x -4x को सरल किया जा सकता है ना, क्योंकि अगर 5 - 4x होता तो 4x को एक तरफ, 5 को दूसरी तरफ रखकर गणना करते। ये ऐसे पद हैं जिन्हें सरल किया जा सकता है। तो x - 4x ये -3x होगा। स्थिति 0 के बराबर है।
शून्य पाने के लिए हमें किस संख्या को -3 से गुणा करना होगा? बेशक शून्य एकमात्र सही विकल्प। तो अगला उदाहरण 14 और यहां हमारे पास 19 है ना? आइए सब कुछ एक ही दिशा में ले जाएं। तो मान लीजिए x को बाईं ओर और संख्याओं को दाईं ओर ले जाते हैं। आपको यह विचार कैसा लगा? तो होता है इसे यहां ले आते हैं। अब हमारे पास -11x नहीं बल्कि 11x - x बराबर है। यहां हम पाते हैं 19 इस तरफ रहता है और 14 चिन्ह बदलता है -14। तो यहां हमें क्या मिलता है? 11x - x का मतलब -1x है ना? 10x क्योंकि 11 - 1 10 होगा। 19 - 14 कितना होगा? 5। बिल्कुल सही। एक धनात्मक संख्या x बराबर है 5 को 10 से भाग देने पर एक दूसरा मिलता है ना? या शून्य 5 धनात्मक संख्या। अगर आपने उत्तर बदल दिया है तो मैं इसे मिटा दूं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहां क्या है? अंश। हाँ, कुछ साधारण। तो x, हाँ यह यहां है। x एक दूसरा होगा, एक दूसरा विभाजित करें ताकि बहुमंजिला अंश न बने। 2 सातवें से विभाजित करें। 2 सातवां। अब हम दूसरे अंश को पलटते हैं, लंबी रेखा खींचते हैं, एक दूसरा यहीं रहता है और यहां गुणा करते हैं, है ना? 7 हर अंश में जाता है और अंश हर में जाता है। ये 7 निकला, है ना? 1 को 7 से गुणा करें 7, 2 को 2 से गुणा करें 4। शायद हम पूरे भाग को अलग करें क्योंकि हमारा अंश हर से बड़ा है। हमारा पूरा हिस्सा क्या है? खैर, हमारे पास केवल एक ही है ना? और यहाँ क्या बचा है? पता चला कि 4 बस इतना ही है। 4/4 एक पूरा हिस्सा है। तो 7 - 4 कितना होगा? 3/4। और ये क्या है? ये एक पूर्ण 1.75वां हिस्सा है। तो मैं इसे यहाँ मिटा दूं ताकि कुछ हमें परेशान न करे और हम अंतिम उदाहरण बनाएंगे। और अंतिम उदाहरण सबसे कठिन होगा, इसलिए बने रहें। ये आपके लिए एक चुनौती है। आइए सभी x को एक भाग में स्थानांतरित करें। मान लीजिए यहां हमारे पास होगा। आइए मैं इसे ऐसे रेखांकित करूं। 7x हम -4x को प्लस चिन्ह के साथ स्थानांतरित करते हैं, +4x बाईं ओर। हाँ, स्थानांतरित कर दिया और अब दाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। खैर, हमारे पास पहले से ही 2 थे और यहाँ -10 + 10 में बदल जाता है। ये 7x + 4x होता है। ये कितना होगा? 11x, है ना? हम 7 और 4 जोड़ते हैं और यहाँ 12 होगा। ठीक है, इससे x बराबर 12 को 11 से विभाजित करने पर आता है। एक पूर्णांक निकालना संभव है क्योंकि अंश हर से बड़ा है। 1/11वां। देखिए, मैंने इतना लंबा रैखिक समीकरण लिखा है। आइए पहले इसे सरल बनाएं। बिल्कुल, यानी हमें पहले कोष्ठक खोलने होंगे, फिर x को एक तरफ, संख्याओं को दूसरी तरफ रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां हमारे पास सकारात्मक है ना? यहां कोई माइनस नहीं है, इसलिए हम बस लिखते हैं 0.5 x + 1.2। ठीक है। अब दूसरे कोष्ठक में हमें हर पद के चिन्ह बदलने होंगे। पहला पद सकारात्मक है, इसलिए हम लिखते हैं -3.6, है ना? हम चिन्ह बदल रहे हैं। यहां माइनस और माइनस प्लस देता है, +4.5, हाँ, x। ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं। पहला कोष्ठक खोलते हैं, 4.8 -0.3x। और यहां भी वही है क्योंकि यहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। यहां हमारे पास प्लस है, इसलिए कुछ भी बदलना नहीं है। +10.5x और प्लस 0.6। तो ठीक है, पहले हर भाग को थोड़ा सरल करें, है ना? और फिर हम बदलेंगे ताकि लंबे पदों को अलग अलग भागों में न ले जाना पड़े। तो हमारे पास यहां है, मैं इसे नीले मार्कर से घेरता हूं। x x x, है ना? यानी मान लीजिए 0.5x + 4.5x कितना होता है? 5x।
1 पूर्ण 2 दशमलव घटा 3 पूर्ण 6 दशमलव हमारे पास कितना है? सबसे पहले हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या होगी, है ना, क्योंकि 3 पूर्ण 6 दशमलव वास्तव में अधिक है, माइनस 2 पूर्ण 4 दशमलव। ठीक है, अब हमारे पास ये भाग है 10.5 x माइनस 0 पूर्ण 3 दशमलव x। ये हमारे पास कितना होता है, हमें घटाना है ना, 10 पूर्ण 2 दशमलव x। और अब सिर्फ संख्याएं 4.8 प्लस 0 पूर्ण 6 दशमलव, है ना, हमारे पास कितना होगा, प्लस 5 पूर्ण 4 दशमलव। आसान। तो अब हमें चाहिए, आइए फिर से इन x को लें, आइए सब कुछ अनुवाद करें। ऐसे x एक तरफ और संख्याएं दूसरी तरफ। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ x अधिक है, हाँ 10 5 से बड़ा है, इसलिए x को दाएं और संख्याओं को बाएं रखेंगे। तो हमारी संख्याएं हैं -2 पूर्ण 4 दशमलव और यहाँ -5 पूर्ण 4 दशमलव। हमारे पास ये प्लस चिन्ह के साथ था, दूसरे भाग में ले जाने पर यह माइनस चिन्ह बन गया। 10 पूर्णांक 2 दशमलव x माइनस 5x, है ना, क्योंकि हमारे पास 5x सकारात्मक था, अब यह नकारात्मक हो गया। ठीक है, अच्छा, माइनस और वह भी माइनस। हमारे पास यहाँ एक बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये -7 होगा और दशमलव के बाद 8 दशमलव बराबर, और यहाँ 10.2 माइनस 5, ये कितना होगा, 5 और 2 x। ठीक है, अच्छा, खैर पहली बात, मुझे लगता है कि यहाँ हमारा x नकारात्मक होगा, -7 पूर्णांक 8 दशमलव और 5.2। तो निश्चित रूप से हमारे पास नकारात्मक होगा। 5.2 से विभाजित करें, -1.5। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इस रैखिक समीकरण को हल किया है और आपको -1.5 मिला है तो खुद को लाइक दें। आप बहुत बहुत होशियार हैं। खास आपके लिए मैंने असामान्य समीकरण तैयार किए हैं जिनके अनोखे हल होंगे। तो चलिए पहले कोष्ठक खोलते हैं, हाँ पहले विकल्प में, क्योंकि ये बहुत सरल है। 6 गुना 1 6 होगा, साथ ही 6 गुना 5 x 30x होगा, यहाँ 5 गुना 1 5 होगा, साथ ही 5 गुना 6 वही, हाँ 30x। हमें क्या मिलता है, यहाँ 6 जमा 30x, यहाँ 5 और 30x। खैर जाहिर है ये एक ही बात नहीं है, वे समान नहीं है, इसलिए यहाँ हमारे पास होगा कोई जड़ें नहीं, कोई जड़ें नहीं है। और अगले समीकरण में क्या होगा, आइए इसी तरह कोष्ठक खोलें। तो यहाँ हमारे पास 3y प्लस y होंगे, हाँ यहाँ हम खोलते हैं -2 और यहाँ हम 2 को 2y से गुणा करते हैं, 4y होंगे, 2 गुणा -1 -2। ठीक है, अब सब y को यहाँ लाते हैं। 3y प्लस y माइनस 4y बराबर 2, है ना, यहाँ 2 -2, है ना। इसे स्थानांतरित करते हैं, हमें क्या मिलता है, खैर सबसे पहले यहाँ हमारे पास 4y माइनस 4y होंगे, ये 0 y बराबर 0 होता है। यहाँ उत्तर यह है कि y के स्थान पर कोई भी संख्या रख सकते हैं और कोई भी मूल होगा, यानी 5 6 कोई भी संख्या रख सकते हैं। आप 6 को 0 से गुणा कर सकते हैं या -15 या कोई भी अंश, यह हमेशा 0 ही होगा। इसलिए यहाँ अनंत संख्याएं हैं, यानी कोई भी संख्या जड़ है। सभी को शुभकामनाएं, अलविदा।